आगाज हुआ है। सत्र के पहले दिन धारा 370 को लागू करने के प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ, मगर सबसे अहम रहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अभिभाषण, जिन्होंने विधानसभा के पहले दिन अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का विजन सबके सामने रखा और उन वादों को लेकर प्रतिबद्धता जताई जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उपराज्यपाल के अभिभाषण का सार ये है कि जम्मू कश्मीर विकास के जिस रास्ते पर चला है वो अब रुकने वाला नहीं है। उपराज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें क्या रही, आपको दिखाते हैं। चुनाव में भारी भरकम मतदान हुआ, वोटर्स टर्नआउट बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आया। चुनाव में भारी भरकम मतदान एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लोगों ने चुनाव में अलगाववादियों की नहीं सुनी। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। 3 स्टेप्स गिनाए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि पहले डिलिमिटेशन, विधानसभा चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने की बात भी उन्होंने अपने अभिभाषण में सम्मिलित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राज्य के दर्जे पर सरकार के संकल्प का उचित समर्थन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नई सरकार पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के साथ काम करेगी। सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के रेल और सड़क मार्ग से उसे जोड़ा जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। बॉर्डर इलाकों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा और मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है 200 यूनिट तक। ये वो तमाम बातें रहीं जिस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में प्रकाश डाला और 10 सालों के बाद विधानसभा चुनावों में जिस तरह से जोशो खरोश आम जनता का देखने को मिला, उसे भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। And the reorganization of Jammu and Kashmir into a union territory are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. It is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. Our people now look up to the government with many hopes and expectations. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the statehood remains strong. Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring statehood, which has been a source of rekindled hope and reassurance for the people, to enhance the livelihood of local people through ecotourism. All the vacancies in the government sector will be identified and filled up on fast-track basis. My government is committed to expedite the process of compassionate appointments as well. My government is well aware that entrepreneurship landscape in J&K is diverse with 94% micro enterprises which are facing challenges at various levels to be competitive. My government aims to revitalize this sector for creating employment opportunities for the youth through proper policy interventions and business support system up to the grassroots level. राज्यपाल मनोज सिन्हा को आपने सुना, उन्होंने अपना पहला अभिभाषण यहां पर दिया और इन 4 सालों में खासकर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ बदलाव हुआ है उस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अभिजीत जसरोटिया बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। शेख ओवैस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। शेख ओवैस साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रफ़ीक राथर साहब हैं हमारे साथ, पीडीपी नेता हैं, और रफ़ीक राथर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले जिनकी सरकार है उन्हीं से जान लेते हैं। शेख ओवैस साहब, आज अभिभाषण हुआ उपराज्यपाल का, कई बातें उन्होंने गिनाई। सबसे पहले आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, काफी अच्छा था। लाइक कि उन्होंने स्टेटहुड के बारे में भी बात की कि वो भी आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रस्ताव दे रहे हैं उनके उसके बारे में कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल हो। काफी अच्छा मूव था। एंड एक और पॉजिटिव बात कि जिन 200 यूनिट की हम बात कर रहे थे उस पे भी उन्होंने एक टाइप की मोहर लगाई है कि जो लोग डिजर्व करते हैं
यहाँ पे वो 200 यूनिट फ्री लेना इलेक्ट्रिसिटी, उस बारे में भी उन्होंने छेड़ा। चाहे फिर टूरिज्म को लेके बात की, काफी अच्छा था। लाइक कि जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके चीजें, हम भी वही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे पिछले 10 साल से जो जॉब रिक्रूटमेंट्स फुलफिल नहीं हुई, जहाँ पे अभी वैकेंसीज है वो फुलफिल है हुए, और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो सारे प्रॉमिसेस हम फुलफिल करेंगे। ठीक है। रफीक राथर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन अभिजीत जसरोटिया जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर ओवैस साहब को भी सुना और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से कहीं ना कहीं वो तारुफ रखते हुए नजर आ रहे हैं और रेजोनेट करते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ साथ चल के जो विकास के राह पर जम्मू कश्मीर को ले जाया जा रहा है, एक साथ नजर आएगी? सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात आती है जहां तक भारतीय जनता पार्टी की और हमारे, अगर आप मिलने की बात करो तो हम हमेशा सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं, और हमारा ये मानना है कि देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी बात होगी उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह, अगर आप देखें पीछे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, तो पिछले 5-6 सालों में जब भी कोई तरक्की की बात की गई, कुछ किया गया, तो जम्मू कश्मीर को हमेशा अपनी दो आंखों की तरह देखा गया। और हम यही चाहेंगे कि जो तरक्की को जहां तक हमने यहाँ पर इसको पहुंचाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सरकार भी अपना काम करे, बखूबी काम करे, उसके लिए इनको शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन अगर पुरानी अपनी आदतों की तरह अगर कोई एक आंख से देखने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे, क्योंकि हमारी मूलता मानना यही है कि जब सभी के सभी तरक्की करेंगे तभी यूटी या स्टेट तरक्की करती है, उसके बाद ही देश तरक्की करता है। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जो है, वो कहते हैं वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी आज तक रही है। और जिस तरह का भी एक माहौल खासकर कश्मीर में और जम्मू में जो आया है, हम उसी को अगर आगे लेकर चलें, और वो जो दौर था, पुराना वाला दौर, जो भाई भतीजावाद वाला दौर था, उसको पीछे छोड़कर अगर सबका साथ सबका विकास के करते अगर आगे सरकार काम करती है, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। रफीक राथर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी तो एक पेज पर नजर आ रहे हैं, पीडीपी का क्या स्टैंड है, और जो आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिभाषण दिया विधानसभा में, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, पहला सेशन था, पहला दिन था, और जाहिर सी बात है गवर्नर साहब को अपना एड्रेस देना था। और एड्रेस, जब भी गवर्नर्स के एड्रेस होते हैं असेंबलीज में, तो इस तरह की बातें की जाती हैं, उपलब्धि जितनी भी आपकी डेवलपमेंट से, जितने भी आपने प्रोग्रेस की है, उस पर बातचीत होती है। और आने वाला जो एजेंडा आपका होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के हवाले से, या डेवलपमेंट के हवाले से, या बाकी सोशल इश्यूज के हवाले से, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वो एजेंडा सामने रखा गवर्नमेंट का, तो अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो हैविंग सेड दिस, जो आपने बीजेपी और एनसी का कहा कि एक पेज पर है, तो हमने पहले से ही कहा है कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है सरकार को चलाने के लिए, जिस तरह से आपको लगता है, जो तो अभी तक 5-6 दिन में आपने जो देखा। पहली बात यह कि जितने भी लोग इसको बीजेपी को छोड़कर जितने भी लोग इलेक्शन में गए, जितनी भी पार्टीज गई, वो इस नहरे पर गई, इस स्लोगन पर गए जो 370 को के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे। और वो मेरे ख्याल में एनसी ने कई बार ये कमिटमेंट की थी कि हम पहले ही सेशन में एनसी के इसके लिए एक रेस्टोरेशन के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे। लेकिन आपने देखा है कि चंद रोज कबल स्टेटहुड के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया, वो भी कैबिनेट में लाया, जबकि उसको असेंबली में लाना चाहिए था। तो आज जब हमारी तरफ से वही परस साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया है, और उन्होंने कहा है कि वो 5 अगस्त 2019 का जो स्टेप था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। तो सरकार को, या उन लोगों को जिन लोगों ने इस नहरे पर इलेक्शन लड़ा है, जिन पार्टियों ने इस पर इलेक्शन लड़ा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, बीजेपी का तो पता था कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि इसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा है, तो उनको चाहिए था कि वो इसको वही साहब की इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो इसको लेकर विधानसभा में कहीं ना कहीं ये कहा कि 370 के मुद्दे पर अभी तक, और 370 के हटने को अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम ने स्वीकार नहीं किया है। शेख ओवैस साहब, क्योंकि राथर साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ओवैस साहब, क्योंकि जब पहली कैबिनेट
की बैठक में स्टेटहुड को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उस वक्त ये आरोप लग रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कुछ विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, कि अब गेंद डाल दी केंद्र के पाले में और अब उनसे कोई सवाल करेगा तो वो ये कहेंगे हमने तो केंद्र के पास प्रस्ताव दे दिया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सवालों से हट जाएगी, उसके ऊपर तो कोई सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे फिर। नहीं, देखिए, पहले तो मैं राठौर साहब का ये जवाब देना चाहता हूं कि जो आज असेंबली सेशन, पहला सेशन था, जो कि स्पीकर चुनना था, जिसपे स्पीकर चुनने में एक वोटिंग का रहता है, आपको पता है, तो वो एक सेशन उस चीज के लिए था। एलजी साहब को एड्रेस करना था आज असेंबली में, तो वो उस चीज के लिए था। जो कि आपने देखा होगा, उमर साहब ने भी ऑलरेडी असेंबली से एक अच्छी बात बोल दी कि एक कैमरा के लिए एक मजबूरी है पीडीपी के लिए कि वो कैमरा के सामने, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने हमको 3 नंबर खाली दिए हैं, तो हम लोगों के सामने कुछ लाए। हर एक चीज का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, एक वे होता है, जो कि हमारे स्पीकर साहब ने भी बोला, क्योंकि ये न्यू कमर्स जो है, अभी इनको जो असेंबली के आईन है उनके बारे में इनको नॉलेज है नहीं कि चीजें कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। जैसे कि हमने जो प्रोमिस किए हैं लोगों के साथ, हम उस पे पाबंद है। ये नहीं कि हम पीडीपी की तरह पहले वोट मांगो, उनको दूर रखो, फिर उन्हीं के साथ सरकार भी बनाई, फिर जो लोगों के साथ गद्दारी उन्होंने 2014 में की, हम उन लोगों में से है नहीं। अभी आज सेशन था, एक प्रॉपर वे रहता है असेंबली का। इन्होंने एक तो मजाक ही बना दिया था असेंबली में कि एक पेपर का टुकड़ा लेके 3 बंदे साथ जा रहे हैं, तो जी हमें जी इसको पास कराना है। इसका एक टाइम होता है, एक फ्रेम होता है। हमने ये ऑलरेडी लोगों के सामने रखा है। जब हम पीछे हटते तो फिर अलग बात थी, बट इनकी मजबूरी थी और कैमरा के सामने वो हीरोपंती बोलते हैं इसको करने की। बट लोगों को सब पता है कि ये जो कारण है ये किससे हुआ है, 370-35 से बीजेपी के नाम पे किसने वोट मांगे, सब पता। और ये लेट मी फिनिश। और ये हम पे जो ये तोहमत लगा रहे हैं कि देखिए बीजेपी और एनसी वाले अब जी एक ही पेज पे है। देखिए, इनको पहले पता होनी चाहिए, ये खाली जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो ऐवान है हमारा दिल्ली में, ये पूरे देश के लिए है। जो भी बात रहेगी देश के प्रधानमंत्री से की जाएगी, देश के ऐवान में की जाएगी, वहां पे में जो भी हमें डिमांड्स है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के उनसे बात करके ही होएगी। यहाँ पे हमारे खुद के अपने खजाने तो है नहीं, ये लोगों को भी पता है। ये बेसिकली एक मजबूरी है अवाम के सामने, जो अवाम ने इनको जो सबक सिखाया, अब ये चाहते हैं कि हम कम बैक करें, बट अवाम सब जानती है। और अभी असेंबली सेशंस आगे लगने दीजिए और रिजल्ट्स लोगों के सामने होंगे इंशाल्लाह। ठीक है अवैस साहब। राठौर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन अभिजीत जी, जिस तरह से आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई उपलब्धियां गिनाई, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक जो पूरा स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर का, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिला है। लेकिन फिर क्या ऐसा कारण रहा? जम्मू में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं बीजेपी की परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को साबित करने में क्यों कमजोर नजर आई? या फिर एक भी सीट बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा की कश्मीर घाटी में नहीं जीत पाई? एक तरफ तो ये तमाम उपलब्धियां हैं, दूसरी तरफ ये सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मैं किसी भी तरह से नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी सीटें ना ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। आप एक बात को समझिए, जो आंकड़े और जो नतीजे जो आए हैं, उसके बाद अगर आपको पता होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1.5 लाख ज्यादा, करीबन 1.5 लाख ज्यादा वोट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय पार्टी को यहाँ पर बनकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी बनकर। और जो रही बात कश्मीर के अंदर, गुरेज के अंदर कुछ चंद वोटों से पीछे रह गए और बाकी सीटों पे भी मैक्सिमम पे कहीं पे दूसरे या तीसरे नंबर पे हम लोग आए हैं। समझ सकते हैं कि कश्मीर के अंदर अभी नया हमारा पार्टी का सिस्टम है। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान अमन चाहता है। और जहां तक रही बात, ये लोग जो इस कोशिश में, इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए,
कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंसान को पता है कि मेरे जान की महफूजगी सबसे बड़ी चीज है, मेरी तरक्की सबसे बड़ी चीज है, और मैं आगे किस तरह से बढ़ूं और कम से कम वो दौर फिर से ना आ जाए जिस तरह से पत्थरबाजी का दौर हमने यहाँ पर खत्म कर दिया, G20 जैसे इवेंट आए और सबका साथ सबका विकास करते, जो कुछ भी दिया गया सबको बराबर का दिया गया, हम तो इसके ऊपर यकीन करते हैं। रही बात अब कुछ लोग जो उनको लगता है कि शायद वो अब्राहम लिंकन को भी गलत साबित कर देंगे कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक हमेशा के लिए सबको बेवकूफ बना चुका, ऐसा होता नहीं है। 370 को लेकर मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं कि जितनी भी रीजनल पार्टीज की और 10 पीढ़ियां भी आ जाए, ये कभी वापस आने वाला नहीं है। रही बात पीडीपी की, अगर आप बात करें तो पीडीपी तो हैबिचुअल है कि हमेशा कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट बात करेंगे। 2008 अमरनाथ लैंड रोड था क्या, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चंद श्रद्धालुओं को, बेचारों को छत छुपाने की जगह दे दो, इन्होंने उसको दरनिकार कर कर इनकी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहबा ने वो ऑर्डर फाड़कर हिंदू वर्सेस डोगरा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, डोगरा वर्सेस कश्मीरी कराकर अमरनाथ लैंड रो करवा दिया, जिसके अंदर कितने लोगों ने सफर ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। ओवैस साहब ने भी बहुत सारे आरोप लगाए। ठीक है जी, एक मिनट अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रही बात 370 की भी जहां तक बात आती है, 370 को लेकर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर यही पॉलिटिकल पार्टी जो बोलती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहाँ चुनाव कराओ तो बड़ा वेलकम है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 के ऊपर मोहर लगा, अगर अपनी स्टेप लगाई है, तो किसके किसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड क्यों बता रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। और ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 कम से कम जब तक सूरज चांद है तब तक वापस नहीं आ सकता। जी ठीक है, पीडीपी से जवाब ले लेते हैं अभिजीत जी। राठौर साहब जरा बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके ऊपर आरोप जड़ रही है, तो बीजेपी भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, और अगर आप खुद को भी असेस करेंगे, पीडीपी अगर खुद को भी असेस करे, स्टार्ट फ्रॉम लोकसभा चुनाव टू विधानसभा चुनाव, क्या ऐसा कारण रहा कि पीडीपी का जिस तरह से डाउनफॉल हुआ, ना ही लोकसभा चुनावों में पीडीपी परफॉर्म कर पाई और विधानसभा चुनावों में 3 पर सिमट कर रह गई? देखिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। देखिए, अगर आप कभी आप इलेक्शन जीतते हैं, कभी आप इलेक्शन हारते हैं। 2014 में जो मेरा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त बात कर रहे थे कि पार्टी जी 3 मेंबर हैं, इनकी पार्टी जी खत्म होगी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, उनके प्रेसिडेंट फारूक साहब ने भी इलेक्शन हारा, उमर साहब ने भी इलेक्शन हारा, और उनको भी 12-14 सीटों या 15 सीटों पर लाया गया था। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल में इस तरह से इसको बड़ा हल्का करके बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन राठौर साहब, जिस विकास को लेकर, जिन एजेंडों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए, उन्हीं मुद्दों के आधार पर लोगों ने पार्टियों को वोट दिया। जम्मू में बीजेपी की परफॉर्मेंस आप देखिए, 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। परफॉर्म तो कहीं ना कहीं किया, चाहे जम्मू डिवीजन में ही किया हो। नहीं, मैं पहले अपने एनसी के दोस्त को जवाब देना चाहूंगा। एक बात तो मैंने ये कही, दूसरी ये कि अभी कह रहे थे कि 3 लोग हैं वहां पर। देखिए, लोगों के जज्बात और एहसास, इमोशंस और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास 2 हैं, 3 हैं या 30 हैं। अगर आप कहीं पर गए हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की दिल की आवाज की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है अपना फर्ज अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा है। आप जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा इसी स्लोगन पर, इलेक्शन जीता भी, असेंबली में भी गए, मिनिस्टर भी बने, चीफ मिनिस्टर बने, अगर वो आज आई शाइन करेंगे और लोगों से ये कहेंगे कि अभी वक्त मौजूद नहीं है, अभी लोगों से ये कहेंगे कि नहीं जी 370 से इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें हैं, तो ये इनको मुबारक हो, लेकिन हम इसके साथ कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी बात ये कि आपने हमारी परफॉर्मेंस का जहां तक आपने सवाल किया, देखिए, मैं इससे पहले भी हमने इससे पहले भी मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में कई बार मैंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो बीजेपी के साथ हमने अलायंस किया 2014 में, शायद कश्मीर के लोगों को, के बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हमारे साथ थे, चाहे वो लीडर्स हो चाहे वो आवाम हो, शायद उनको वो डिसीजन हमारा पसंद नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, आपको अच्छी तरह से पता है कि 40-45 जो हमारे टॉप लीडर्स थे, उनको किस तरह एक साजिश के तहत पार्टी से निकालकर दूसरी पार्टी में लाया गया। तो आपको ये भी नजर में रखना पड़ेगा। अब जिस पार्टी के टॉप लीडर, फ्रंट लाइन 40-50 लीडर किसी पार्टी को, लेकिन राठौर साहब कोई जबरदस्ती तो नहीं लेके गया होगा। राठौर साहब, आप बहुत सीनियर हैं, आप इस बात को जानते हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं गया होगा। कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील की होगी पार्टी से, पार्टी नेतृत्व के साथ, इसीलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। इतना ही सब कुछ मामला नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, सारी दुनिया जानती है किस तरह से उन लोगों पर दबाव डाला गया, किस तरह से उनसे कहा गया कि उनके केसेस निकालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इसका जवाब मैं अभिजीत जी से लूंगी, लेकिन ओवैस साहब बड़ी देर से कुछ लेकिन हकीकत यह है कि जिस पार्टी के, अब रीजनल पार्टी है, एक छोटी रीजनल पार्टी है, जब आपके फ्रंट लाइन 40-50 लीडर जिस पार्टी से निकले, तो जाहिर सी बात है असर पड़ने वाला है। लेकिन हम उस असर को जाहिल करने के लिए कोशिश में लगे हैं
हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे आइंदा आने वाले वक्त में। ठीक है, अगर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इसी कहीं तरह- ना कहीं मंथन कर रही है कि पीडीपी के इस डाउनफॉल का रीजन क्या रहा। और जिस तरह से आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, तो आप ये जानते हैं राठौर साहब कि विधानसभा में नंबर मैटर करता है। जिस जनता की आवाज आप बनना चाहते हैं, उनकी आवाज को, उनके लिए निर्णय अगर आपको लेना है तो आपको नंबर चाहिए। बहरहाल ओवैस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात नहीं, महज मैं नंबर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राठौर साहब, वहां पे राठौर साहब, मैं जो आपके पास आऊंगी। राठौर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज। 2 है, 3 है या 30 है, हम बात करते रहेंगे और लोगों के जज्बात की बात ठीक उठाते है, रहेंगे। ठीक है, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राठौर साहब, मुझे एक चीज पहले बताइए। आप लोगों ने ही बोला कि जो वो तो हमारे वर्ड्स नहीं थे कि बीजेपी को हमें दूर रखना है, हमें वोट डाल दिया आपने लोगों को, मैंने कहा लोगों लोगों ने का हमें सजा दी। जो मैंने कहा विश्वासघात लोगों ने किया सजा दी आप हमें। लोगों ने मैंने कहा ना, फिर उसी सरकार के साथ जिनको आप बोल रहे थे दूर रखना है, उन्हीं के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई। तो आपको 370 और 35A पे आपका तो हक ही नहीं बनता है बात करने का। बीजेपी के क्लियर मैनिफेस्टो में लिखा था, पार्टी का मैनिफेस्टो था, सेंटर की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इनके मैनिफेस्टो में था, 70 साल से इस चीज को लेके थे कि हमको जी 370 खत्म करना है। चाहे उनको अपने पॉलिटिकल गेन्स देश के अंदर वो कवर करने थे, देश में वो प्रचार लेना था, 370 देके खत्म किया, उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने किया। बट हमने इनको उस टाइम पे भी हमारे कायद प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने बोला कि आप हमारे से जितने भी आपके ये कम पड़ रहे हैं मेंबर्स, आप हमसे लीजिए, आप सरकार बनाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप राठौर साहब, आप एक बड़े सीनियर है, आप जनता को ये झूठ बता के, ये जनता के सामने भी है, ये हो गया अपना ही मजाक उड़ा देना। आप ही लोग आज आप लोग 370 और 35A की बात कर रहे हो, आप इस बात पे कोई हक ही नहीं रख रहे हो। लेकिन ओवैस साहब, 370 की बात तो आप भी कर रहे हैं। गृह मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि 370 वापस नहीं आने वाला है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, संविधान से उसे डिलीट कर दिया गया है। तो फिर किस आधार पर आप इस बात को जनता के बीच लेके जा रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं? वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसने 3 जजमेंट्स में 3 बेंच ने इस स्टेटस को परमानेंट स्टेटस दे दिया। 3 बार, नॉट 1 बार 2 बार, 3 बार। अब अनफॉर्चुनेट 5 बेंच लगा, उनको लगा कि नहीं हमें चीज को हटाना है, और उन्होंने हटाया। देखिए, हम वट एवर लीगल मीन्स, हमें पता है, हमने एक रोड मैप तैयार किया है, हमें पता है एक प्रॉपर प्रोसीजर, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई हम रास्तों पे आने वाले हैं नहीं, एक प्रॉपर बाय मींस ऑफ लॉ हम जाएंगे, वापस से खटखटाएंगे। हमें पता है कि हमें कैसे 370 एक आखिरी टेक अभिजीत से इस पर ले लेते हैं। अभिजीत जी, ठीक है, अभिजीत जी एक आखिरी टेक आपका इस पर। देखिए, मैं तो इनको ये समझाऊंगा, बड़ी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, प्लीज लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, आपके पास मुझे लगता है और बड़े अच्छे काम है, उनको करिए और लोगों को बताइए हमारे पास क्यों लोगों को बरगला रहे हैं। और जहां पर 370 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी संशय, तो मैं आज आपके संशय दूर कर ही देता हूं। जब 370 हम पे नाफिज किया गया था, हम पे जबरदस्ती थोपा गया था, बताएं कौन सा लोअर हाउस था, कौन सा अपर हाउस था, किस मेंबर पार्लियामेंट ने इस पे साइन किए थे? जाके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पे हमारे सिर पे 370 लाख दिया। अब जब आपको इससे निजात मिली है तो पूरे 148 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि लोअर हाउस में भी गया, अपर हाउस में भी गया, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको वापस ले लिया गया। अब इसके ऊपर क्यों आप लोगों को कर रहे हैं, बरगलाई जा रहे हैं इसी के ऊपर? अरे आगे चलिए, मुझे लगता है अभी भी लोगों के पास यहाँ पर उससे ज्यादा बढ़िया डोमिसाइल सब कुछ अपने पास यहाँ पर है, हमारे पास। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अगर सियासत करनी है तो अच्छी चीजों के ऊपर सियासत कीजिए। नहीं आपकी सरकार है, आगे बढ़े। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको आज लाके खड़ा किया, उससे आगे ले जाएं। कम से कम वो 1.5 लाख कब्रों से लोगों को निजात मिली है। चलिए अभिजीत जी, इस बीच बड़ी बात यह है कि जी अभिजीत जी, इस बीच बड़ी बात यह है कि विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है, और 10 सालों के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जनता को उनका नुमाइंदा मिला है, और उन नुमाइंदों को विधानसभा जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ले जा सकते हैं। बल्कि ना कि राजनीतिक मुद्दे जिन पर आज हम बहस कर रहे हैं, ये जनता का प्लेटफॉर्म है, जनता के मुद्दों को यहां पर डिस्कस करना चाहिए, जनता की जो उम्मीदें हैं उन्हें डिस्कस करना चाहिए। और आगे आने वाले समय में भी उम्मीद यही की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, बतौर विपक्ष बीजेपी को चुना है, वो उसी तरीके से जनता की आवाज को आगे बढ़ाएं। राठौर साहब और ओवैस साहब और अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।